जितना प्यार उस फिल्म को और उस किरदार को मिला, इट वाज firstly we were not expecting that, we didn't know this is what's going to come, because I remember आदित्य धर जो डायरेक्टर है फिल्म के, जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बस सर ऐसे होता है? मैं कहा बेटा ऐसा भी होता है। एंड ही वाज लाइक यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन है। ही टेक्स assumes the responsibility of Indian cinema and that's why he's a champion. I believe that we are representing Indian film industry. Our job is to take Indian film industry to international level. इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जिसने एज अ डायरेक्टर अब तक सिर्फ 2 फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेट कर दिया। स्पाई फिल्मों के नाम पे बिकनी डांस, सिक्स पैक्स, रॉ एंड आईएसआई को भाई भाई दिखाने वाले स्पाई फिल्में बनाने वालों को दिखा दिया कि स्पाई सिनेमा कैसे बनाया जाता है। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। जिसकी फिल्म धुरंधर को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में देखा गया, लेकिन पायरेसी करके। इवन लियारी के लोगों ने तो कहा कि धुरंधर से उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। जिस डायरेक्टर की उरी जैसी फिल्म देखकर जेन जी तो छोड़ो, जेन अल्फा ने भी कहा कि भाई आर्मी में जाना है। When 15-16-year-old kids are coming up to us and saying that we want to join army, and we decided after watching your film, so it's incredible. Like I definitely couldn't have asked for a better start for my career. 1997 में आई बॉर्डर के बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की वो फिल्म रही जिसके डायलॉग सिर्फ एक फिल्म के डायलॉग नहीं रहे, एक स्लोगन बन गए, जिसे हमारी सेना से लेकर एक आम आदमी और इवन हमारे पीएम ने भी दोहराया। It's an honor, like Prime Minister is saying a line from your film. Not only Prime Minister, even the common man is saying that. लेकिन इस लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कोई रातों रात ओवरनाइट या फिर तुक्का नहीं लगा। उन्हें 10 साल तक एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए इंतजार करना पड़ा। The funny bit is that I was supposed to direct a film in 2009. Yes. Then I was supposed to direct a film in 2011. Then to 2013. Then 2016. And I was just waiting for like somebody to give me a chance. इवन उरी की सक्सेस के बाद और धुरंधर से पहले द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी कि अश्वत्थामा पे ताला लग गया, फिल्म सेल्ड हो गई, वजह सिर्फ इनसफिशिएंसी ऑफ बजट। So basically we have put that film on back burner right now. I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. So अनफॉर्चुनेटली जब तक या फिर तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल के जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो बढ़ जाए, लोग जाने ज्यादा लगे, तब तक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमारी अनदर सबसे सक्सेसफुल सीरीज रिवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर में अब तक हमने आपको काफी सारे डायरेक्टर्स के बारे में बताया, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो कोरिया के लिए पैरासाइट ने किया, चाइना के लिए ड्रैगन ने किया। आई बिलीव दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी, जहाँ पे Crouching Tiger, Hidden Dragon China के लिए stand हुई थी। I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई, एंड एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। तो इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर के इस नए एपिसोड में हम आपको आदित्य धर की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले सिर्फ 12 दिनों में लिख डाला, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन तब जब आदित्य को बचपन में डिस्लेक्सिया, हाँ एग्जैक्टली वही पढ़ने लिखने में समस्या वाली बीमारी जो तारे जमी पर में ईशान अवस्थी को होती है, एग्जैक्टली उन्हें वही बीमारी थी। तो आइए इस डिटेल में बात करते हैं उरी, धुरंधर जैसी फिल्मों के सारथी या कैप्टन ऑफ द शिप आदित्य धर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की। सो आदित्य धर वाज बोर्न ऑन 12 मार्च 1983 इन दिल्ली, जहां उनका जन्म एक कश्मीरी फैमिली में होता है। उनकी मां डीयू में फाइन आर्ट्स फैकल्टी की डीन होती है। अब जैसे कि मां खुद ही आर्ट से जुड़ी होती हैं, इसलिए घर में म्यूजिक, नाटक, मतलब फुल एक आर्ट वाला माहौल होता है। पेरेंट्स तो दोनों ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आदित्य का मन पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगता। लेकिन फिल्में या कहानियां देखने, पढ़ने या सुनने का चस्का उन्हें हमेशा से होता है। अब आदित्य को जो डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे ब्रेन के उस हिस्से को इम्पैक्ट करती है जो पढ़ने लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर भी भाई साहब को जाना था आर्मी में। Behind it, one is that I was always interested in army. I wanted to get into army as a kid. फिल्मों को लेके बात करें कि इतना भरोसा या पैशन आया कहाँ से, वो भी एक आउटसाइडर के पास जिसकी फैमिली सिनेमा की दुनिया को उतना ही जानती है जितना आप हम जानते हैं। तो आदित्य धर और उनके भाई अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बचपन से ही उनके घर पे सबको सिनेमा से प्यार था। वीकेंड में वो सिनेमा देखने जरूर जाते थे। We've been obsessed with film since then. That was the form of entertainment. That was our weekend. Our parents took us to theater close by, you know, and in that time
that is what families did. अब पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन तो लगता नहीं था, तो रॉबिन भट्ट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में आदित्य धार ने खुद बताया था कि मैं पढ़ने में तो काफी कमजोर था, लेकिन थिएटर और ड्रामा में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी. I shouldn't have been here. मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं सकता था. इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद एक दिन लग जाता है. तो इसलिए वो 5 सितंबर 2006 को मुंबई चले आते हैं व्हेन ही वाज जस्ट 23 ईयर ओल्ड. जिसके बाद पहली बार उन्हें काबुल एक्सप्रेस, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया होता है, इस फिल्म के लिए गाना लिखने का मौका मिलता है. इसके अलावा वो हाले दिल नाम की फिल्म में भी गाना लिखते हैं. 2009 में उन्हें बूंद नाम की एक शॉर्ट फिल्म में एज अ राइटर काम करने का मौका मिलता है. अब जैसे कि एक शॉर्ट फिल्म होती है तो कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि दिस फिल्म गॉट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म इन 2009. आदित्य धार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में आए उन्हें काफी टाइम हो गया था, उन्होंने काफी सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, लेकिन अक्सर उनके साथ धोखा हो जाता है. इवन ही सेड कि कई लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट यूज करके 100 करोड़ तक की फिल्में भी दी हैं. लेकिन इसके बाद आदित्य धार स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट एंड प्रियदर्शन से मिलते हैं और सीनियर स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट ने उन्हें कहा होता है कि इस शहर में बहुत से लोगों की पीठ बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी भी बोलेगी, बट खुद को बदलना मत. रॉबिन दा ने मुझे एक चीज़ बोली थी, आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट, ही हैड सेड कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों की पीठ बोलती है, तुम्हारे में चांसेस हैं कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए पीठ बोलेगी, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज. पहली बार वो प्रियदर्शन के साथ काम करते हैं, जो कि फिल्म होती है आक्रोश. अजय देवगन, बिपाशा बासु, अक्षय खन्ना लीड में होते हैं. हाँ एग्जैक्टली, अक्षय खन्ना पहले भी आदित्य धार के साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में वैसे तो अगेन आदित्य राइटर ही होते हैं, लेकिन वो सेट पे भी इतने ज्यादा इन्वॉल्व एंड एक्टिव होते हैं कि प्रियदर्शन को जब भी फिल्म के किसी भी सीन में हेल्प लेनी होती है तो वो आदित्य को ही अप्रोच करते हैं. और इस टाइम पे भी वो काफी सारे स्क्रिप्ट लिख चुके होते हैं, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों को मुंह नहीं लगा रहा होता. और 2009 से लेके 2014 तक तो 5 बार उनकी फिल्में बनते रह जाती है. कभी कास्टिंग हो जाती है, प्री प्रोडक्शन का काम हो जाता है, लेकिन बार फिल्में बनते रुक जाती है. लेकिन यही रुकावट कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी लेके आती है, जब उन्हें फिल्म मिलती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फिल्म कभी बनने ही नहीं वाली थी. एक्चुअली आदित्य धर ऑलरेडी एक फिल्म पे काम कर रहे थे, जिसमें लीड में होते हैं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और कटरीना. फिल्म का नाम होता है रात अकेली. 2016 की बात होती है और धर्मा का पैसा फिल्म पे लगा होता है, लेकिन तभी भारत पे सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है. 18 सितंबर 2016 के इस काले दिन पर हमारे 19 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं. लेकिन इसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और जो आतंकी घुसे होते हैं उन्हें मार भी गिराती है. पाकिस्तान को लेकर इंटायर नेशन में गुस्सा होता है. इसके बाद IMPPA ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सिंगर, फिल्म एक्टर्स को बैन कर दिया होता है. दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने की वजह से करण जौहर को भी एक्सट्रीम हेट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से धर्मा यानी कि करण जौहर साफ कह देता है कि वो पाकिस्तानी एक्टर के साथ फिल्म नहीं बना रहा है. इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर से आदित्य धर की अनाउंस्ड फिल्म भी सेल्ड हो जाती है. उन्हें समझ नहीं आता कि साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. अब तक ये उनकी 5th या 6th फिल्म होती है जो कि सेल्ड हो चुकी होती है. लेकिन आदित्य धर पे वाजपेयी जी की वो कविता बहुत ही सही सूट करती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा. फिर से वो कमर कसते हैं और जिस रीजन से उनकी फिल्म सेल्ड हुई होती है, यानी कि हमला और हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, उसी पर आदित्य धार PhD करने निकल जाते हैं. इस फिल्म के लिए डेटा लाना आसान नहीं होता, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की इतनी प्रोहिबिटेड, इतनी सिक्योर्ड, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा लाना कोई गली नुक्कड़ पे खड़े होकर फूड ब्लॉगिंग करने जैसा तो होता नहीं. तो आदित्य धार जर्नलिस्ट से लेकर डिफेंस एनालिस्ट, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जहां तक पॉसिबल था वो वहां तक जाते हैं. आर्म्स एंड एम्यूनिशन की नॉलेज लेते हैं. LOC का मैप दिमाग के कैनवस पे एकदम छाप लेते हैं. हजारों क्लिप्स एंड वीडियोस देखते हैं. इस टॉपिक पे वो इतना कुछ जान लेते हैं जो इंडिया में अब तक बहुत ही कम लोगों को पता होता है. लेकिन 1 मार्च 2017 को जब स्क्रिप्ट लिखने की बारी आती है तो फिर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो ये होता है कि उन्हें उनके एक दोस्त से पता चलता है कि कोई और भी इसी टॉपिक पे एक फिल्म बना रहा है, जिसे कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी बैक कर रही है. आदित्य को समझ में आ जाता है कि उनकी इतनी इंटेंस रिसर्च, इतने टाइम का रात दिन लगा करके लाया हुआ डेटा, सब कुछ वेस्ट जाने वाला है. उन्हें एक बहुत बड़ा फोमो होता है, इसलिए वो सिर्फ 12 डेज में खुद को एकदम रूप में लॉक कर लेते हैं और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी स्क्रीन प्ले लिख डालते हैं. So it was literally like investigative journalism. Like I had to actually like meet a lot of journalists, defense analysts, war veterans, like retired army officers, and bit by bit I started getting little cues, little ideas exactly how it must have happened and how what all must have happened. Yeah. And by 1st March, 6 months from the time I started, on 1st March I actually had a complete research. And the funny bit is, on 1st March, one of my friends called up and he said, I've heard that another producer from Bollywood is planning to make a film on surgical strike. Started working at a breakneck speed to make sure that the film is delivered. The script is done.
and I fortunately I ended up writing the entire screenplay in 12 days. उनके दोस्त ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी होती है तो वो स्टंट रह जाता है। उसने उन्हें जल्द से जल्द ये स्क्रिप्ट प्रोडक्शन हाउसेस को भेजने को कहा होता है। सोनिया कंवर को स्क्रिप्ट भेजी जाती है। अब सोनिया एक्चुअली रॉनी स्क्रूवाला की प्रोडक्शन कंपनी RSVP प्रोडक्शन की एसोसिएट प्रोड्यूसर होती है। सोनिया भी इमीडिएटली ये स्क्रिप्ट रॉनी स्क्रूवाला को मेल कर देती है। उस दिन वो एक्चुअली फ्लाइट से विशाखापट्टनम जा रहे होते हैं। सोनिया ने उन्हें ये स्क्रिप्ट जल्द से जल्द पढ़ने को कहा होता है। अब प्रोड्यूसर्स जनरली किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने में 15 to 20 डेज का टाइम तो लेते ही है, लेकिन रॉनी स्क्रूवाला ने भी सोनिया के इंसिस्ट करने की वजह से ये स्क्रिप्ट बस 2 घंटे में पढ़ डाली होती है और विशाखापट्टनम लैंड करने से पहले ही वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ चुके होते हैं। थोड़ा और सोच विचार करने के बाद रॉनी ने इमीडिएटली फिल्म को लॉक करने को कहा होता है और 12 साल बाद जाके पहली बार आदित्य धर को अपनी पहली फिल्म मिल ही गई होती है। और जब आदित्य धर की इस इंटेंस रिसर्च वाली स्क्रिप्ट का लोगों को पता चलता है तो जहाँ कुछ सालों पहले तो कोई भी आदित्य धर को मुंह नहीं लगा रहा था, 12 प्रोड्यूसर उरी बनाने के लिए उतर आते हैं। आदित्य धर जब आर्मी से परमिशन लेने जाते हैं तो आर्मी खुद उनके रिसर्च से काफी इंप्रेस होती है। फिल्म के बाद जब कास्टिंग की बारी आती है तो वो स्टार्स को अपनी फिल्म में नहीं लेते। उन्हें कोई ऐसा एक्टर चाहिए होता है जिसकी पर्टिकुलर कोई इमेज ना हो, जो ये ना कहे कि कल मेरा एड शूट है, फलाना है फलाना है। कुछ राजा मौली वाले अंदाज में वो कुछ ऐसा एक्टर चाहते हैं जो पूरी जान लगा दे। तब जाकर के उन्हें मिलते हैं विकी एंड यामी गौतम। पूरी फिल्म आदित्य धर को सिर्फ फेम एंड रिकॉग्निशन नहीं दिलाती, बल्कि इसी फिल्म की वजह से उन्हें उनकी लाइफ पार्टनर भी मिलती है। यामी गौतम ने खुद ये बात रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे बताई थी। यामी ने खुद कहा था कि मैं इसे डेटिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, हमारी बातचीत वहीं से शुरू हुई थी। जब उनसे पूछा जाता है कि आदित्य धर की कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है, कि यामी कहती है कि दरअसल एक बार ऐसा होता है कि एक हेयर आर्टिस्ट जमीन पे बैठी होती है तो आदित्य धर खुद की बजाय उन्हें कहीं ना कहीं एक चेयर ऑफर करते हैं। ये छोटी सी बात ही यामी गौतम को बहुत अच्छी लगती है। ये सिलसिला कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता है एंड 4 जून 2021 को दे बोथ गॉट मैरिड। अपनी वाइफ यामी गौतम के लिए आदित्य धर कहते हैं कि ही इज वेरी लकी। बात भी सही है, यम्मी गौतम जी इट्स लाइक अ ब्यूटी विद ब्रेन, जो कि घुटनों में नहीं है। Truly, I feel I lucked out that I got married to her, because as a human being, she's one of the best human beings you will ever meet. She's spiritual, she's religious, she's somebody who's very thorough about her work. She's very professional. If you call her at 6 a.m. for a shoot, she'll be there no matter what by 5:30, and she'll be ready, like sitting waiting. And for that, she'll get up at like 3:30, take a shower, and then do puja every day, no matter what. So that way is I completely lucked out professionally, personally. I think I'm one of the most luckiest guy in this world. पूरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है, विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। ये फिल्म विकी कौशल के लिए भी एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होती है, मतलब एक बहुत बड़ी माइलस्टोन की तरह। विकी कौशल दरअसल आदित्य धर के पहली चॉइस ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने मसान में उनका काम देखा होता है और उसी टाइम उन्होंने ठान लिया होता है कि इस एक्टर के साथ एक फिल्म तो जरूर करनी है। आई एम सो प्राउड कि मैं इस मोमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हूं, जहां हर फील्ड में हम ये ग्लोबल मैप में इंडिया को रिप्रेजेंट फियरलेसली कर रहे हैं आज के दौर में, एंड आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड टू बी जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। अब उरी फिल्म को लेकर के उनका पैशन कैसा था, आप इस बात से भी समझ सकते हो कि उरी के गाने राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा से इंस्पायर्ड थे, जिसे आदित्य धर ने अपने काफी यंग एज में देखा था। And I said that when I was a kid, 6-year-old kid, I watched a film called Shiva, which was made by Ram Gopal Verma, and you had done the music for it. And I said that impacted me so strongly, the background score, that I want to create that kind of sound for my film. That was my exact reference. I made them listen to the entire background score of Shiva. My film released in 2019, January 11th January. And my background music and my sound designer both won the national award. देखो, आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल एकदम यूनिक है, इसलिए वो सिर्फ 2 फिल्मों से जो कर पाए वो करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। खासतौर पर उनकी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग, विजुअल अप्रोच के लिए वो काफी फेमस है। आदित्य धर हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। अब तक उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्में की हैं, लेकिन दोनों ही फिल्मों से मार्क छोड़ी है, फिर चाहे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर धुरंधर। इसीलिए उनकी उरी जैसी फिल्म को बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। और वो हमेशा कहते हैं कि उनकी फिल्में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होती। जो फिल्में बनाते हैं ना, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक टर्म्स आ चुके हैं, मासी सिनेमा, आर्टिस्टिक सिनेमा। आप लोग भी तो सोचते हो कि ये कैटेगरीज है। जो फिल्में बनाते हैं ना, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको शायद इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एक बड़ा एक्टर मिल गया है, खूब सारे पैसे मिल गए, स्क्रिप्ट है नहीं, चलो बना देते हैं। और बना के अरे ये हम B सेंटर में, C सेंटर में बहुत चलेगी ऐसी फिल्म, गाने 4-5 अच्छा है, एक आइटम नंबर है, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आई रियली फील जो फिल्म बनाते हैं, दे मेक इट फॉर एवरीवन। काफी पुराने एक्टर अंकित सागर, जिन्होंने धुरंधर में उनके साथ काम किया था, उन्होंने खुद कहा कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर सब कुछ आदित्य धर के दिमाग में होता है, क्योंकि फिल्म का विजन, फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ आदित्य धर खुद ही करते हैं। वो ऑडियंस को एग्जैक्टली वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। कोई चाइनीज विस्पर वाला काम नहीं होता। सब अपने काम में है,
किसी को कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, और इनको पता था, ये बहुत क्लियर थे इनको। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके माइंड में पूरी स्क्रिप्ट थी ना, लिखे, राइटर वही है, डायरेक्टर वही है। और मैं उनको बोलता था, मैंने कहा यार दर्शक आपने यार इतने कमाल के इतने लालच वाले डायलॉग्स लिख दिए हैं ना यार, इनको बोलते हुए बड़ा स्टाइलिश होने की जी कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर अक्सर चीजों में टांग अड़ाते रहते हैं। इसीलिए आदित्य धर इस समस्या का भी समाधान करते हुए 2021 में B62 स्टूडियोज नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट करते हैं, और आज वो खुद और उनके भाई लोकेश धर अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। आदित्य धर हर फिल्म के लिए डीप रिसर्च करते हैं, जिससे प्लॉट और कैरेक्टर्स बिलीवेबल लगे। वो फैब्रिकेटेड सिनेरियो से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं और सिनेरियो को हमेशा रियलिस्टिक बनाने पर मेहनत करते हैं। आदित्य धर की फिल्में हमेशा पैट्रियोटिक और नेशनल सिक्योरिटी थीम्स पे ही आती हैं, जैसे कि उरी में कलेक्टिव सैक्रिफाइस, इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस दिखाया जाता है। उनकी फिल्में इंडिविजुअल हीरोइज्म की जगह टीम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और रियल लाइफ में भी वो अपनी टीम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें क्रेडिट देने से कभी पीछे नहीं हटते। हमारी टीजर में एक डायलॉग है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। वो सब घायल थे, एंड उन्होंने जो परफॉर्म किया, इतने घातक तरीके से परफॉर्म किया, हर एक ने, हर HOD ने इतने ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Everybody has put their heart and soul into this film. It doesn't happen very often. Like कई बारी होता है कि HODs get into a project because there is money is good. कई बारी they get into a project because it's prestigious. This was a project जिसमें absolute pure intent. Actors से लेके HODs से लेके even assistant से लेके even spot दादा तक, एवरीबडी वाज लाइक कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। उरी के बाद भले ही धुरंधर से वो 6 साल बाद एज अ डायरेक्टर वापस आए हों, लेकिन इस बीच में उनकी 3 फिल्में एज अ राइटर प्रोड्यूसर आती हैं, जिसमें से पहली होती है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होती है जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को रिवॉल्व करने के प्रोसेस पे बेस्ड होती है। फिल्म की कहानी जूनी हस्कर नाम की एक फीमेल IB ऑफिसर के अराउंड घूमती है, जो कि कश्मीर में एक टॉप सीक्रेट मिशन पे काम कर रही होती है। इस फिल्म में यामी गौतम का एक मोनोलॉग बहुत वायरल भी होता है। आर्टिकल 370 दरअसल एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें एक फीमेल एजेंट कश्मीर की पीस के लिए अपना मिशन करती है, और उसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट चुपके से आर्टिकल 370 को रिवोक करने की प्लानिंग करती है। फिल्म में एक पावरफुल स्टोरी दिखता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन की प्रिपरेशन होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है। इसलिए 20 करोड़ के बजट में फिल्म 110 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और सुपर हिट साबित हो जाती है। दूसरी बात यह कि आदित्य धर कश्मीर को इतने अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी पंडित है। एंड सेकंड वाज दैट आई एम अ कश्मीरी पंडित। So I've been hearing about it since I was really small. Okay. इसके बाद जो आदित्य धर की फिल्म आती है वो होती है इसी साल आई 14 फरवरी 2025 को धूमधाम, जो कि एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे OTT की दुनिया में नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा था। इसके अलावा आपको याद होगा तो 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे भी एक फिल्म आई थी बारामूला, जिसे भी OTT पे ही रिलीज किया गया था, लेकिन बारामूला ने नेटफ्लिक्स पे काफी बज क्रिएट किया था। कई व्यूअर्स इसे मस्ट वॉच और डिजर्विंग थिएट्रिकल रिलीज भी कह रहे थे। तो अब बात करें कि धुरंधर का आइडिया आदित्य धर को कैसे आया, तो देखो आदित्य धर को धुरंधर का आइडिया एक्चुअली रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और कन्वर्ट ऑपरेशन से आया था, जैसे कि ऑपरेशन लियारी, रॉ का कवर्ड ऑपरेशंस। इसमें आदित्य धर ने रियल इवेंट्स को मिक्स करके एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई, जिसमें गैंगस्टर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ब्लेंड किया। देखो ऐसे इवेंट्स पे सीरीज तो बनते थे जैसे कि स्पेशल ऑप्स, लेकिन फिल्में कोई नहीं बनाता था। आदित्य धर ने यही इम्पॉसिबल टास्क कर दिखाया, और अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लियारी गैंग वॉर्स, रॉ के कवर्ड ऑपरेशन से बहुत मगजमारी की और उस बैकग्राउंड को यूज करके धुरंधर का प्लॉट डेवलप किया। उन्होंने रियल लाइफ इवेंट्स को फिक्शनल ट्विस्ट देकर एक ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई जो इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। लियारी के गैंगस्टर्स को सिर्फ विलन की तरह नहीं दिखाया, बल्कि उनकी डेप्थ भी दिखाई, उनकी लॉयल्टी, फैमिली और इंटरनल पॉलिटिक्स भी दिखाई, जैसे कि गॉडफादर में दिखाया गया था। धर ने उरी की तरह धुरंधर को भी चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर दिया, जिसमें अलग अलग फेज था, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन, राइज, बिट्रेयल, क्लाइमैक्स। इसलिए हम धुरंधर को स्पाई या फिर एक्शन फिल्म नहीं बोल सकते। दरअसल ये गैंगस्टर ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर, स्पिनच का मिक्स है, और आज दोनों पार्ट्स को मिला के इस फिल्म को 280 करोड़ पे ही बना लिया गया है। 18 डेज में इस फिल्म ने 877 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कर लिया है। अब देखो फिलहाल फिल्म शायद 900 करोड़ पे रुक जाती, लेकिन अब धुर के गांव में लाठी, मेरा मतलब ध्रुव राठी की भौंकने की वजह से ये फिल्म 1000 करोड़ करके ही मानेगी। तो अब बात करते हैं आदित्य धर की अपकमिंग फिल्मों की, जिस लिस्ट में पहली फिल्म है धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज। देखो पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से 10 टाइम्स और भी ज्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके नाम में ही रिवेंज है, जिसमें हमें रणवीर सिंह हमजा यानी कि जसकीरत सिंह की असली स्टोरी दिखाई जाएगी। सेकंड पार्ट में स्टोरी, पॉलिटिक्स, गैंग वॉर्स और भी ज्यादा इंटेंस होंगे। फिल्म का सीन भी 50% शॉर्ट कर लिया गया है, ऐसा मेकर्स कह रहे हैं। 19 मार्च 2026 को फिल्म आ रही है यस की टॉक्सिक से क्लैश करने। वैसे इस क्लैश में कौन सी फिल्म जीतेगी इसके लिए एक डिटेल वीडियो चैनल पर प्रेजेंट है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। अगली फिल्म की बात करें तो वो है द इमोर्टल अश्वत्थामा। अब वैसे तो आदित्य धर ने खुद कहा था कि ड्यू टू मैसिव बजट
ये फिल्म उन्हें सेल्फ करनी पड़ी थी, लेकिन धुरंधर के बाद शायद वो इस प्रोजेक्ट पे फिर से काम करेंगे, क्योंकि ये फिल्म आदित्य धर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसमें विकी कौशल लीड रोल में थे, लेकिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स चाहिए था, जो कि इंडियन सिनेमा के करंट बजट या टेक्नोलॉजी के लिए फीजिबल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वाराणसी जैसी फिल्म बनाने के लिए 1000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। रामायण के लिए नमित मल्होत्रा 4000 करोड़ फूकने को तैयार है, तो शायद फ्यूचर में आदित्य धर खुद या फिर एज अ को प्रोड्यूसर इस फिल्म को जरूर लाएंगे। वैसे भी अश्वत्थामा की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये तो हम कल की 2-8 एडी के फर्स्ट पार्ट में देख ही चुके हैं। तो भाई ये थी आदित्य धर की एंटायर जर्नी। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, आदित्य धर के प्रियदर्शन के साथ पहली फिल्म कौन सी थी? सेकंड, आदित्य धर की किस फिल्म को पहली बार नेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था? थर्ड, उरी से पहले आदित्य धर कौन सी फिल्म बनाते बनाते रह गए थे? तो आंसर जरूर देना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।